हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा अबाउट द मिथ्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। तो आज हम देखेंगे अबाउट द इमेजिन्ड ऑर्डर्स एंड द डिवाइस्ड स्क्रिप्ट, राइट। तो पहले ये एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ह्यूमंस ऑर्गेनाइज देम इन मास कोऑपरेशन नेटवर्क्स डिस्पाइट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स टू सस्टेन देम बाय क्रिएटिंग इमेजिन्ड ऑर्डर्स एंड डिवाइस्ड स्क्रिप्ट्स। तो हमने पहले ही वीडियोस में, इनिशियल वीडियोस में हमने देखा था कि बायोलॉजिकल चेंजेस के ना होने के बावजूद वी डेवलप्ड इनटू अ कल्चरली वेरी एडवांस्ड स्पीशीज, एंड दैट हैपेंड बिकॉज वी क्रिएटेड इमेजिन्ड ऑर्डर्स एंड डिवाइस्ड स्क्रिप्ट्स। अब इमेजिन्ड ऑर्डर्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है, वो अनफेयर भी हैं, ठीक है। तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ने इक्वालिटी को प्रमोट किया। ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कोड ऑफ हामुराबी focused on hierarchy while American declaration focused on equality. However, both were imagined orders only, ठीक है। लेकिन despite giving equality as a value, it create a hierarchy between men and women, ठीक है, क्योंकि women को rights नहीं थे वोट करने के स्टार्टिंग में। Then there was a distinction between whites and blacks. There was a distinction between rich and poor, the free and the slave, ठीक है। Slavery was denied to be human invention, कि काफी टाइम तक ऐसा माना गया कि स्लेवरी ह्यूमन इन्वेंशन नहीं है, वो एक नेचुरल सी चीज है, ठीक है। एरिस्टोटल ने भी जस्टिफाई किया कि जो स्लेव्स हैं उनके अंदर स्लेविश नेचर है, और जो सोसाइटी के इलीट है उनके अंदर वो इलीट नेचर है। तो जो सोसाइटी का स्टेटस है वो एक रिफ्लेक्शन है इनेट नेचर का। तो वो कल्चर और बायोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं एरिस्टोटल यहाँ पर, ठीक है। और रेसिज्म जस्टिफाइड बाय द रेसिज्म वाज जस्टिफाइड बाय द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जैसे कॉकेशियन जीन्स जो हैं वो इंटेलिजेंट, मॉरल और हार्डवर्किंग उनको माना गया है। तो द्रोकपाज वाले वीडियो में भी हमने देखा कि किस तरह से द्रोकपाज अपने आप को प्योर जीन्स मानते हैं, इस वजह से वो प्रेगनेंसी टूरिज्म नाम की इंडस्ट्री को वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेचर और नर्चर का डिबेट भी यहाँ पर सामने आ जाता है कि इज इट बिकॉज ऑफ द जीन्स और बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट दे लिव इन दैट दे फॉर्म द इंटेलिजेंस। तो ये वाला एग्जाम्पल आप आपके यूनिट 9 में भी कहीं दे सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है एक इनएविटेबल आउटकम है डिफरेंसेस का बेस्ड ऑन एबिलिटीज, ठीक है। एबिलिटीज के डिफरेंसेस में की वजह से जो आउटकम है दैट इज कैपिटलिज्म। और हिंदू मिथ के बेसिस पे कास्टिज्म डेवलप हुआ है। तो ये भी जो है ये इमेजिन्ड ऑर्डर्स ही हैं जो इन मिथ्स के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो अगेन द थिंग्स दैट आर रिटन इन पर्पल यू कैन यूज देम इन योर syllabus point as a syllabus point in your answers, ठीक है। तो hierarchies create unjust discrimination, yet human societies opt for them because it enables strangers to know how to treat one another। इसका मतलब ये है कि ये जो social hierarchies हैं या social stratification in the society happens, it is for the people to know how should I treat the सामने वाला person, ठीक है। कि मैं उसको नहीं जानता, क्योंकि पहले छोटे बैंड्स हुआ करते थे तो हर कोई हर इंसान को जान पाता था। लेकिन आज जब कोऑपरेशन इतना लार्ज नेटवर्क में हो रहा है, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज यू अनलेस आई नो दैट यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ सम कंट्री, आई वुड नॉट बी एबल टू behave in that manner or treat you in that with that respect, ठीक है। अगर लाइक एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को अगर इंडिया के लोग नहीं जानते तो वो उनको किसी भी तरह से ट्रीट कर सकते थे, लेकिन बिकॉज दे नो एंड बिकॉज दे हैव अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी, सो वी टेंड टू ट्रीट देम इन सच एंड सच वे, ठीक है। सो इसके वजह से भी ये काम में आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द नेचुरल एबिलिटीज, they also form a role in the formation of social distinction, but they are often mediated through imagined hierarchies। imagined hierarchies क्या है वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो economics is rigged by legal restrictions and unofficial glass ceilings। ये भी आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं आपके आंसर्स में। So next if we talk about all societies are based on imagined hierarchies but not the same hierarchies। तो imagined hierarchies तो हर सोसाइटी में है, लेकिन सभी हायरार्की सेम नहीं है। जैसे इंडिया में हायरार्की इज बेस्ड ऑन द कास्ट, ठीक है। इन अमेरिका इट वाज बेस्ड ऑन रेस। तो इस तरह से तो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट, ऑटोमन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन रिलीजन, अमेरिकन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कास्ट। तो ये अलग अलग हायरार्कीज हैं, लेकिन सभी में हायरार्कीज हैं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइटेरिया इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन रिमेन्स द सेम। अगर प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट थ्री काइंड्स ऑफ इमेजिन्ड हायरार्कीज, अबाउट द कास्ट, अबाउट द रिलीजन एंड अबाउट द रेस, ठीक है। एंड इसी वजह से जो सोशल पिरामिड का बेस है और उसका जो टॉप है उसमें वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। इसी वजह से सोशल पॉलिटिकल डिविजन्स भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि कास्ट जो है चेंज से इम्यून नहीं थे। ओरिजिनली 4 कास्ट थे, ठीक है। वो जातीज में डिवाइड हुई और फिर वो जातीज
में से भी अगर कोई उनमें भी फिट नहीं होता था तो फिर एक आउटकास्ट क्रिएट किया गया अनटचेबल्स के रूप में, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कास्ट रूल्स pollutes not only the person but the society as a whole, and that is why caste system got reinforced year after year and generation after generation, ठीक है। So the groups that failed to win the recognition as a caste became untouchables, we've already seen, ठीक है। आज की मॉडर्न इंडिया में भी जो मैरिज या वर्क रिलेटेड चीजें हैं वो कास्ट सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड हैं। ये आप आपके फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अगर कास्ट को छोड़कर अगर हम रेस या स्लेवरी की तरफ पहुंचे, ठीक है, तो अफ्रीकन स्लेव्स वर नॉट हेल्ड बिकॉज जैसे एरिस्टोटल ने बोला कि उनके अंदर एक स्लेवरी नेचर है या स्लेव के जीन्स हैं, ठीक है। एक तो पहली चीज अफ्रीका वाज क्लोजर एंड दैट इज व्हाई दे अडॉप्टेड अफ्रीकन स्लेव्स। ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग स्लेव ट्रेड था तो उनको फ्रॉम द स्क्रैच करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और दूसरा क्योंकि वो जेनेटिकली इम्यून थे मलेरिया और येलो फीवर से, एंड दैट इज व्हाई दे वर kind of picked up as slaves to work in the plantations that were held in the British colonies, ठीक है। तो जेनेटिक सुपीरियोरिटी की वजह से उनको सोशल इन्फीरियोरिटी फेस करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से मेलेनिन या डार्क स्किन, तो दैट इज अ जेनेटिक सुपीरियोरिटी इनफैक्ट कि आपकी स्किन आपको नेचुरली प्रोटेक्ट कर रही है सन से, right, because of the excess melanin that your body produces. However, that is like known as a social inferiority in major regions before the apartheid region, like regime, right. तो इसके नेक्स्ट में अगर हम देखें कि ये जो लाइन है स्लेवरी एंडेड बट द रेशियल मिथ्स कंटिन्यूड, राइट। तो रिलीजियस और साइंटिफिक मिथ्स जो हैं ये जस्टिफाई करते हैं उस डिवीजन को कि अफ्रीकन्स जो हैं वो हैम के डिसेंडेंट्स है, मतलब कि इस स्लेवरी को भी एस्टैब्लिश करने के लिए एक मिथ क्रिएट किया गया कि जो नोआ का सन है हैम, उन्होंने कर्स किया सारे स्लेव्स के ऑफस्प्रिंग्स को एंड दैट इज व्हाई दे बिकेम स्लेव्स, ठीक है। और बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ब्लैक्स हैं जो लेस इंटेलिजेंट है और जो कॉकेशियन जीन्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से रिलीजियस और साइंटिफिक मिथ्स जो हैं इनको और थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं। तो स्लेवरी तो एंड हो गया है लेकिन आज भी रेशियल मिथ्स कंटिन्यू होते हैं ब्लैक्स और वाइट्स के रूप में, ठीक है। तो जॉर्ज फ्लॉयड का भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल क्रिएट करता है। तो लेट अस जस्ट रीड द लाइन, ब्लैक्स वर नॉट हायर्ड फॉर वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। तो अब डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से, और ये आप अप्लाई कर सकते हैं आपके इंडिया में भी रिलेटिंग विद द रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ब्लैक्स वर नॉट हायर्ड फॉर द वाइट कॉलर जॉब्स बिकॉज दे वर डीम्ड अनइंटेलिजेंट, राइट, एंड प्रूफ ऑफ देयर इन्फीरियोरिटी वॉज द पॉसिटी ऑफ ब्लैक्स इन वाइट कॉलर जॉब्स। इसका मतलब एक तो पहले उनको जॉब में रखा ही नहीं गया क्योंकि उनको माना जाता था कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। और क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है और उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स में नहीं रख पाए तो व्हाइट कॉलर जॉब्स में उनकी कमी देखते हुए ऐसा बता दिया गया कि देखो वो व्हाइट कॉलर जॉब्स में है ही नहीं तो हम उनको कैसे इंटेलिजेंट माने, एंड दैट इज व्हाट द विशियस सर्कल कंटिन्यूज, ठीक है। तो एंटी ब्लैक स्टिग्मा जो है उनको कवर करने के लिए जिम क्रो लॉज भी लाए गए थे। तो यही एक हायरार्की विशियस सर्कल की बनती है कि चांस हिस्टोरिकल इवेंट, तो हिस्टोरिकल इवेंट तो व्हाइट कंट्रोल्ड ब्लैक्स, then discriminatory laws happened, poverty and lack of education among blacks, then cultural prejudices again gave rise to discriminatory laws, and that is how the vicious circle continued. अब ये तो हम usually पढ़ते हैं about the race and caste, लेकिन have you heard the term about the gender hierarchy, ठीक है। तो gender hierarchy भी सारे humans में known ही है, ठीक है। अगर one child policy के बाद female infanticide बढ़ता है चाइना में तो that is very understood that everybody wants to have a son rather than a daughter, right. दूसरा रेप की वजह से भी हायरार्की ऑफ जेंडर दिखाई देता है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी वायलेशन के तौर पर माना जाता है काफ़ी कंट्रीज में। तो जो सज़ा मिलती है रेप के बाद इट इज़ लाइक इन्फ्रिंजिंग माई प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज करना या उसको वायलेट करना, उस तरह की सज़ा उस कैटेगरी में सज़ा मिलती है। दैट मीन्स द वुमेन इज अ कमोडिटी फॉर द मैन इन सच कंट्रीज और सोसाइटीज, ठीक है। इसका मतलब है कि जो विक्टिम है, रेप की विक्टिम है, वो मैन उस मैन की है जो उनको ओन करता है। और लीगल रेमेडी भी क्या है कि जो रेप कर रहा है वो जिस भी इंसान की वो बिलोंगिंग है, ठीक है, उसको राइट प्राइस दे दे और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वुमेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लीवी स्ट्रॉस का यहाँ पर आप वो भी डाल सकते हैं कि किस तरह से। और रेपिंग अ वुमेन, इसका मतलब कि अगर आप किसी के डॉटर हैं या किसी की वाइफ हैं तो आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। और फिर अगर होता है तो दैट मीन्स यू आर लायबल फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज वन थिंग।
सेकेंड थिंग, इफ यू आर नॉट ओन्ड बाय एनी मैन, ठीक है, दैट मीन्स इट वॉज नॉट अ क्राइम टू रेप यू, यू आर फ्री, राइट. एंड husband raping his own wife was an oxymoron. So this is not a medieval thought, ठीक है, medieval thought नहीं है, ये आज भी कायम है. और काफ़ी मतलब there are no rape laws and India is one of the only 36 countries even in 2020 where marital rape is still not criminalized. So ये आप आपके GS में भी ऐड कर सकते हैं. क्लियर. सो ये हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं, whenever we start reading sociology and NCERT or something, उस वक्त ये डिफ्रेंसिएशन आता है, द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर. सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन है और जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है. तो बायोलॉजिकल अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेल एंड फीमेल इस तरह के बायोलॉजिकल सेक्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, दैट इज मैन एंड वुमेन, हमारे सामने आते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब अगर जेंडर के बेसिस पे आपका ऑक्यूपेशन में आप like you have problems in getting proper employment, it very beautifully suggests the question that how can having a womb prescribe professions. मतलब if I have a womb, why am I prohibited or accepted in certain like pink collar jobs that is specifically for women. तो इस तरह से differentiation क्यों किया गया, ठीक है. तो एक ब्यूटीफुल लाइन ये कहते हैं, और ये आपके 1.4 यूनिट या होमिनाइजेशन प्रोसेस इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि बायोलॉजी ऑलवेज अनेबल्स, राइट, एंड कल्चर ऑलवेज फॉरबिड्स, ठीक है. अगर सेम सेक्स मैरिजेस अगर अननेचुरल होते या बेसिकली अगर अननेचुरल होते तो वो नेचर प्रमोट ही नहीं करता. देयर वुड नॉट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग सेम सेक्स मैरिजेस, right, but there is a possibility. That means that is not unnatural, it is only the culture which is forbidding it, right. तो इसी तरह से chimpanzees use sex to cement political alliances and establish intimacy and diffuse tensions. तो ये भी आप primate behavior के example में आप दे सकते हैं. Yeah. So next if we talk about the myths, so we can say that myths and not biology define the roles, rights and duties of men and women, ठीक है. और दूसरा एक और फन फैक्ट है कि जो डोमिनेंट मेन है 21st सेंचुरी के, वो काफ़ी डल और ड्रेयरी हैं. जैसे हम देखते हैं इनिशियल वीडियोस में भी हमने देखा चाइल्डलेस एलीट्स के बारे में, राइट. तो उस केस में भी उसी तरह से जो आज के डोमिनेंट मेन है वो भी डल एंड ड्रेयरी हैं. इवन इफ यू लुक एट एग्जाम्पल्स लाइक द रिच पीपल ऑफ स्टीव जॉब्स हो गए या कोई भी हो गए, तो व्हाट डू दे वेयर प्लेन टी शर्ट्स, राइट. दे आर नॉट फ्लैम्बॉयंट और समथिंग. लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री जो भी राजा बना या जो भी पावरफुल स्टेज में था, ही वॉज कलरफुल एंड फ्लैम्बॉयंट, ठीक है. तो वो आज मिसिंग है, राइट. तो अनदर स्टेटमेंट दैट यू कैन यूज इन योर essays or be it anywhere, that gender is a race in which some of the runners compete only for bronze medal. some of the runners से यहाँ पर मतलब है कि फीमेल जो सेक्शन है जेंडर्स में, तो वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल के लिए दौड़ रही हैं. अगर दौड़ भी रही हैं तो मतलब इवन इफ दे आर इन द रेस दे आर रनिंग ओनली फॉर द ब्रॉन्ज मेडल, राइट. और ये जो पेट्रियार्की का जो वैल्यू है ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का ही नॉर्म है, ठीक है. तो क्यों कल्चर्स ने मैनहुड को चुना वुमेनहुड से ज़्यादा, ठीक है. तो मेन स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, ये एक तर्क बताया जाता है और रीजन बताया जाता है कि मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन. बट डू यू थिंक रियली मेन आर स्ट्रॉन्गर, राइट. देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर like which show that women are much stronger than men, right. So and women in fact when we see that women are more resistant to hunger, disease and fatigue. Even if you see the infant, ठीक है, the survival rate of females is more, the life expectancy of females is more, ठीक है. So women are definitely have stronger genes than men, ठीक है. और even if it is true that men are stronger than women, why were they excluded from the jobs that require very little physical effort? अब ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है ये आपके एसेज में आप ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हैं, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू जेंडर एंथ्रोपोलॉजी, तो वहाँ पर आप ये डाल सकते हैं, ठीक है. तो उन जॉब्स में जहाँ पे बहुत ही कम फिजिकल एफर्ट लगता है, जैसे पॉलिटिक्स में, लॉ में या प्रीस्टहुड में, मतलब बेसिकली पॉलिटिकल पावर का जो गेम है, ठीक है. इवन वी सॉ इन खासीज वाले वीडियो में कि जहाँ पर पॉलिटिकल जो पावर है इवन इन मेट्रियार्कल सोसाइटीज वाज गिवन टू द मेन ओनली, ठीक है. तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल पावर का ही गेम है कि अगर मानते हैं कि if we say that men are more stronger, so why are still women excluded from areas where strength is not as much, physical strength is not as much needed, ठीक है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ और सोशल पावर का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है. और क्योंकि अगर हम आज भी देखें तो मोदी की भी एज ज़्यादा है एंड whoever reaches the top, ठीक है, they are people who are in their old age and they are not as strong as compared to men, but they are in a more powerful state, right.
सो रिमेंबर ह्यूमन बींग्स आर सुप्रीम नॉट बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये हमने पहले भी देखा है कि ह्यूमंस की जो स्ट्रेंथ है या इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो बहुत कम है, लेकिन जो हमारी कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। हमारी जो सोशल स्किल्स है और मेंटल स्किल्स है उसके वजह से हम आज जो हायर ऑर्डर के स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो उस वजह से हैं। तो द मोस्ट स्टेबल सोशल हायरार्की इज फाउंडेड ऑन मेन्स एबिलिटी टू कोर्स वुमेन, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो ये एम्फोसाइज करता है कि मेन स्ट्रॉन्गर है बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू कोर्स वुमेन, बिकॉज वुमेन आर जनरली लेस अग्रेसिव एंड मोर माइल्डर when compared to men, and that is why they try to impose it or coerce women to stay below them, ठीक है। दूसरा रीजन कहा जाता है कि मैन का अग्रेशन एंड फिजिकल वायलेंस, मैन का अग्रेशन एंड फिजिकल वायलेंस। तो पेट्रियार्की और वॉर की वजह से जो अग्रेशन है वो जरूरी हो गया है and physical violence is necessary and that is why the men became top in priority than women, ठीक है। लेकिन चाइनीज सेइंग कहती है कि you do not waste good iron to make nails। तो अगर आपको लूज ही करना है वॉर में किसी को, तो और अगर men are more better than women, why would you lose the good people in the war, ठीक है। तो really talented people join civil bureaucracy not the army, ये चाइनीज की सेइंग है, ठीक है। और तीसरा जो रीजन वो देते हैं, इट इज अबाउट द पेट्रियार्कल जीन्स। नाउ पेट्रियार्कल जीन्स इज नथिंग बट मैन और विमेन जो हैं अलग अलग सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज के साथ इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। जो तो मैस्कुलाइन जीन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में एम्बिशियस नेचर, एग्रेसिव नेचर और कॉम्पिटिटिव नेचर लेके गए बिकॉज दे वर दैट, ठीक है। द मेल हैड दीज क्वालिटीज and that is why they gave these qualities to the next generation, and women started getting submissive and then those submissive genes kept getting carried forward in the next generation। तो इस वजह से कहा जाता है कि पेट्रियार्कल जीन्स ही है जो डेवलप मतलब ट्रांसक्राइब हो रही हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये बात सही है तो इफ वुमेन नीडेड डिपेंडेंसी, व्हाई डिड दे नॉट डिपेंड ऑन द अदर वुमेन, ठीक। अगर डिपेंडेंसी ही चाहिए थी, और हम ये भी देखते हैं प्राइमेट बिहेवियर के टाइम पे या एवोल्यूशन के टाइम पे कि वंस वी स्टार्टेड गिविंग बर्थ टू सिंगल इंडिविजुअल्स एंड वी बिकेम बाइपेड, वी नीडेड अ ट्राइब टू रेस अ चाइल्ड बिकॉज वो फिजिकली इतना डेवलप होके नहीं उनका जन्म होता है ह्यूमंस का, ठीक है। दैट इज वाई वी नीडेड अ ट्राइब। तो अगर ट्राइब की ज़रूरत थी तो वाई नॉट एवरीबडी, जैसे फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो सारी इकट्ठा होती हैं, ठीक है। फीमेल चिंपैंजीज होती हैं या बोनोबोज होते हैं वो सारे इकट्ठा होते हैं, तो वाई नॉट ह्यूमंस took help of other women in fact instead of men, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, हाउ डिड कंपटीशन मेक मेन सोशली डोमिनेट। कंपटीशन और डोमिनेंस का कोई रिलेशन, वो स्पेशली सोशल डोमिनेंस का कोई रिलेशन नजर नहीं आता, ठीक है। स्पेशली व्हेन वी सी द एग्जांपल्स ऑफ एलिफेंट्स एंड बोनोबोज, तो वहाँ पे हमें ऐसा मिलता है कि जो डायनामिक फीमेल्स हैं वो लीड करती हैं मेट्रियार्कल सोसाइटीज में, स्पेशली एलिफेंट्स और बोनोबोज की, एंड दैट इज वाई। और अगर इस तरह का एक सिंक्रोनी वहाँ पर डेवलप करनी है तो इट नीड्स सोशल स्किल्स रेदर देन कॉम्पिटिशन स्किल्स, ठीक है। तो दैट इज हाउ, अगर ये भी बात सही होती कि अगर कंपटीशन के लिए या मतलब सोशल स्किल्स के लिए साथ में आना होता तो भी फीमेल्स को ही एक अपर हैंड देना चाहिए था। तो आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने कॉग्निटिव और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देखा, तो उसी तरह से जेंडर रेवोल्यूशन आने के काफ़ी चांसेस हैं, जिसमें हम मांग कर रहे हैं इक्वल लीगल स्टेटस की, पॉलिटिकल राइट्स की और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की। तो आप ये वर्ड जेंडर रेवोल्यूशन भी आपके एसेज में डाल सकते हैं, राइट। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन keep liking, sharing, subscribing to the channel and keep commenting on the videos below, and I will see you next time. Bye.